एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको सेहत से जुड़ी हर जानकारी देना। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। केसेस को देखते हुए इसे कोरोना की तीसरी लहर भी कहा जा सकता है। लेकिन जहां पहली दो लहरों में बच्चों में कम मामले देखे गए थे, वहीं इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में कई स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आई। तो क्या कोरोना बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है? आज इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फिलिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर पेडिट्रिशियन डॉक्टर डीके गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन जी। डॉक्टर, सबसे पहले तो राहत की खबर आज ही आई है कि कहा जा रहा है कि फरवरी में 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी और मार्च में 12 से ऊपर वाले बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी बड़ी राहत की खबर है ये? देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो बच्चे थे वो अनइम्यूनाइज्ड थे, कोविड से अनप्रोटेक्टेड थे, उनको जी। वैक्सीन नहीं लगी थी और वो हाई रिस्क पे थे, उनको एक्सपोजर होने के चांसेस थे, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस थे और बहुत सारे बच्चों में डेल्टा के बाद कुछ गंभीर बीमारियां भी हुई थी, तो इसलिए बच्चों का वैक्सीन बहुत जरूरी था। और ये जी। बहुत अच्छी बात है, लगभग 50% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है 15 से 18 साल के बीच में। और जैसा आप बता रहे हो, मार्च में मोस्ट प्रॉब्लम क्लॉथ हम लोग सारा प्रयत्न यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस एज ग्रुप के बच्चों को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो जाए, दोनों वैक्सीन की डोज लग जाए और 12 से 15 को हम लोग नए डोज स्टार्ट कर सकें। जी। डॉक्टर, पहली दो लहरों के मुकाबले इस बार बच्चों के संक्रमित होने के मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है। तो बच्चों के लिए कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट? और क्योंकि जो बच्चे हैं वो अभी तक वैक्सीन नहीं हो पाए हैं, जहाँ हम 15 साल के बच्चों तक की बात करें तो। देखिए, पहले भी हम लोग गुंजन बात करते थे कि बच्चों के लिए कोरोना संक्रमण तो बराबर करता है, मतलब जी। इन्फेक्शन के चांसेस तो पूरे होते हैं, हम्म। बट उनके अंदर जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। हाँ, बीमारी और निमोनिया और ARDS और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, इसके चांसेस भी कम होते हैं, इवन डेथ की संभावना काफ़ी कम होती है। ओके। बट डेल्टा के बाद ऐसा देखा गया है कि कई सारे बच्चों में रिकवरी के बाद कई सीरियस सिंड्रोम डेवलप हुए, जिसका नाम था पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। उसमें बहुत सारे बच्चों की मौत भी हुई और हम्म। बहुत सारे बच्चों को गंभीर आईसीयू में रखना पड़ा, उनको वेंटिलेटर पे, बाईपैप पे, ऑक्सीजन पे। तो इसलिए हमें कोविड को, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, किसी भी वेरिएंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमें जी। ये नहीं पता पोस्ट कोविड से क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो जी। इसलिए जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आती तब तक हम सबको जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे बार-बार हाथ धोने हो, चाहे भीड़ से बचना हो, चाहे नाक, मुँह, आँख को बार-बार नहीं छूना हो, सोशल डिस्टेंसिंग करनी हो, तो इन सब का बात का ध्यान रखना चाहिए। जी। डॉक्टर, मुझे ये भी बताइए, जैसे हम तीसरी लहर कह रहे हैं, तो उनमें आने वाले केसेस में बच्चों की कितनी संख्या है? तीसरी लहर में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, हम सब बता रहे हैं, चूँकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं थे, बच्चे भी अब बाहर निकलना शुरू हो गए थे, चाहे वो पार्क में जाना हो, चाहे भीड़ मिलना हो लोगों से, कुछ जगह स्कूल भी चालू हो गए थे, बहुत सारे स्कूल्स में हमने देखा है कि स्प्रेडर इवेंट जैसी बहुत सारे स्कूल में बच्चे इन्फेक्ट हुए। क्योंकि अच्छी बात यही थी कि बच्चों में कोई भी गंभीर बीमारी उत्पन्न नहीं हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद पोस्ट कोविड भी बच्चों में कोई इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। ओके। तो जो अभी बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो उनमें कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं? हाँ, जो लक्षण आ रहे हैं वो सिंपल फ्लू लाइक लक्षण है या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस लाइक लक्षण है, जिसमें बुखार आना तेज, गले में दर्द होना, खांसी होना, कंजेशन होना, रनिंग नोज होना, हम्म। छींक आना या कभी-कभी हाई ग्रेड फीवर होना, जॉइंट पेन होना, बॉडी एक होना, बड़े बच्चों में फटीग, थकावट जैसी चीज़ें होना। तो ये सारे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो सिम्पटम्स होते हैं बच्चों को देखने में मिल रहे हैं। बच्चों में बहुत सीरियस सिम्पटम्स नहीं हो रहे हैं, रिकवरी भी 7 से 10 दिन में पूरी अच्छे से हो रही है, तो इसलिए चिंता का विषय नहीं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट कोविड पता नहीं है, रिकवरी के बाद कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, इसलिए हम सबको बच्चों को अभी भी बचा के रखना चाहिए। जो बच्चे अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सब पालन करें। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए, क्या न्यूबॉर्न बेबी इससे सुरक्षित है? और अभी जो मैं देख रही हूँ केसेस, वो 2 साल से कम बच्चे जो है उम्र के बच्चों के आ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा सीरियस कंसर्न है हमारे लिए? बिल्कुल, छोटे बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, 4 साल के, 5 साल के, ब्रेस्ट फीडिंग। मेरे पास बहुत सारी माताओं के फ़ोन आ रहे हैं, बल्कि मेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो छोटे बच्चे हैं 4 महीने के, हम्म। वो रिलेटिव्स हैं, वो पॉज़िटिव हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये अब हाउस होल्ड ट्रांसमिशन हो चुका है। थर्ड वेव में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहे थे, हर घर में फैल चुका है। एक व्यक्ति को होता है तो कहीं न कहीं वो सबको फैल रहा है। और जी। जैसा हमको पता है, जो कोरोना का जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, वायरस का जो है, ये जो है लगभग 4 से 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इसलिए अगर घर में किसी एक व्यक्ति को हुआ तो छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को बचाना बहुत मुश्किल जी। काम है। जी। तो इसलिए
कोशिश यही करनी चाहिए कि सब लोग, पूरा घर, इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, सब लोग पूर्ण रूप से पालन करें, तभी पॉसिबल है हम इसको बचा सकते हैं। और जो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो, या फर्स्ट डोज लगनी है, सेकंड डोज लगनी है, बूस्टर डोज लगनी है, कृपया करके वो अपनी बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। और जो एलिजिबल बच्चे हैं 15 से 18 साल के, वो भी अपना वैक्सीन जरूर करवाएं, बिकॉज हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र जो है वो वैक्सीन ही है। जी डॉक्टर, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इसके बड़े माइल्ड सिम्टम्स, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो इसमें सामंजस्य कैसे बिठाए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अभी नहीं, काफ़ी ऑफिस में भी लोग जा रहे हैं बड़े, तो वो ऐसे में बच्चों को कितना इन्फेक्ट कर सकते हैं और कितना मतलब खतरा है बच्चों के लिए भी ये। देखिए, सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं? सामंजस्य पता है हमें कि ये 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैला है, 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैला है। हॉस्पिटलाइज़ेशन रेट 20-30% तो है ही। हम्म। यूके में, ब्रिटेन में 50% तक था रफली। बहुत जगह लोगों के हॉस्पिटल कम पड़ रहे थे। तो कहीं न कहीं हमें इसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी। हमें पता है फैलेगा, होना है, कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो चुका है। तो स्पीड कम करने के लिए हमें कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन करना चाहिए। अगर हम इसकी स्पीड कम नहीं करेंगे, तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन चलता रहेगा, तो नए लोग इन्फेक्ट रहेंगे, तो ज़्यादा लोग एक साथ इन्फेक्ट होंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ लोग सीरियस हो जाएँ, उनको भर्ती करना पड़े। तो उस समय हमारे हॉस्पिटल के बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनकी कमी हो सकती है। तो इसलिए हमें इसकी स्पीड को स्लो करना है, मतलब कर्व को फ्लैटन करना है, कर्व को डैम्पन करना है, सो दैट जान माल का खतरा कम हो सके। जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं काफ़ी स्टेट्स में स्कूल्स बंद है टोटली, तो अभी 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे, उसके बाद 12 से ऊपर के बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो छोटे बच्चों की वैक्सीन कब आएगी और स्कूल खोलना कब तक सही रहेगा? देखिए, स्कूल तो मुझे लगता है मार्च के बाद ही खुल पाएँगे। ये वाला सेशन तो लगभग सारे बच्चों का ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि थर्ड वेव जो है ना फरवरी तक चलेगी रफली। बहुत सारे हिस्सों में तो पीक चल रहा है, कुछ जगह अभी हिस्सों में पीक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फैलेगी तो सारा कंट्रोल होते-होते, क्योंकि चुनाव भी हैं, बहुत सारी स्प्रेडर इवेंट्स होंगी, तो कहीं न कहीं मार्च एंड तक सब चीज़ें हम क्लोज़ हो पाएँगी। तो उसके बाद ही स्कूल खुलेंगे। नंबर 2, स्कूल भेजना इसलिए आवश्यक है बिकॉज़ स्कूल में होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। जी। बच्चों का फिजिकल है, या आपका टीचर से कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। तो ये सारे जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, वो सारे स्कूल जाने पे ही संभव है। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए, जल्द से जल्द 12 से 10 ऊपर बच्चों को भी, और जो 5 साल से ऊपर बच्चे हैं एटलीस्ट, उनको भी वैक्सीनेट कराना चाहिए, सो दैट कि बच्चे एटलीस्ट अगले सेशन में जो अप्रैल से शुरू हुआ उसमें सब जा चुके हैं। जी। सरकार चाहे तो कर सकती है, ऐसा नहीं है, बट हमें वैक्सीनेशन की जो आपूर्ति है वो करवानी है, बिकॉज़ अब वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत कम हो गई। लोग बढ़-चढ़ के वैक्सीन लगवाने में हम्म। हिस्सा ले रहे हैं। माताएँ, बहनें और जो पेरेंट्स हैं, उनके मन में इस समय उत्साह है, वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाएँ, क्योंकि इस बार सबको पता लग गया है ओमिक्रॉन से जो हम बचे हैं अच्छे से, उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि वैक्सीन बहुत सारे लोगों को लग चुकी थी। 155 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। तो कहीं न कहीं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पर जो बच्चे अभी अनप्रोटेक्टेड हैं, उनको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। सरकार को चाहिए 5 साल से जितने ऊपर बच्चे हैं, उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करे, स्पेशली कोविड का। ओके डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड का प्रकोप चल रहा है, तो बच्चों को सर्दी खांसी और जुकाम तो आम चल ही रहा है, तो ऐसे में क्या बच्चों का कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी है या कराना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, इस समय सही कह रहे हैं आप कि जब भी वेदर चेंज होता है तो खाँसी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, इस तरह के सिम्पटम्स लोगों को होते हैं बच्चों को। लेकिन इस समय जो इन्फ्लुएंजा सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो कोविड ही है, जब तक कि हम उसको रूल आउट ना करें, कोविड नहीं है। तो अगर कोई बच्चा सिम्प्टोमेटिक है, और खासकर कोई स्पेशल बच्चे हैं, जैसे कोई बच्चा डायलिसिस पे है, जुवेनाइल डायबिटिक मेलिटस है, ब्रोंकाइटिस है, बच्चे को अस्थमा है, हार्ट में छेद है, हार्ट फेलियर में, कोई ट्रांसप्लांट पे है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, एचआईवी है, स्टेरॉइड्स पे है, तो ऐसे बच्चे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड बच्चे हैं, उनका तो हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, उनका तो टेस्ट तुरंत ही कराना है। बाकी अगर कोई बच्चा सिम्प्टोमेटिक है और घर में कोई कॉन्टैक्ट पॉजिटिव है, कि घर में किसी को हुआ है, तो टेस्ट कराने की आवश्यकता ज़रूर बनती है। ओके, जैसे कि अभी आपने कहा था कि पोस्ट जो कोविड है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा सीवियर देखा गए थे कुछ चीज़ें कुछ, तो अगर किसी बच्चे को कोरोना हो चुका है तो आगे चलकर बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर होगा इन फ्यूचर? देखिए, आगे की हाँ, बिल्कुल। तो कोरोना खाली प्राइमरीली तो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। हम सबको पता है लंग्स की बीमारी है, और जो श्वसन तंत्र है उसको कमज़ोर करता है। उसके अंदर निमोनिया, एआरडीएस या ब्रोंकाइटिस कर सकता है। लेकिन बाद में हमारे हार्ट पे भी करता है। बहुत सारे बच्चों में मायोकार्डाइटिस देखी गई, हम्म। लिवर डिसफंक्शन करता है, लिवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी को अफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा ब्रेन में बहुत सारा देखा गया, एन्केफेलोपैथी है, या
बहुत सारे ब्रेन के सिम्टम्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो बच्चों में डेवलप होते हैं। तो रिकवरी के बाद ही देखा गया कुछ बच्चों में लास्ट ईयर की मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप हुआ लास्ट वेव में, सॉरी सेकेंड वेव का डेल्टा के बाद। तो हमें अगर कोई बच्चा कोरोना से ठीक भी हो गया है और खास करके बच्चा ओबेसिटी है और थोड़ा बड़ी एज ग्रुप में है, मतलब 5-7 साल से ऊपर की एज ग्रुप का है, तो अगर उस बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चा इरिटेबल है, बच्चा चिड़चिड़ा है, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे का फीवर परसिस्ट कर रहा है, बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सांस चलने फिरने में सांस फूलता है या पेट दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, कंफ्यूजन है, बच्चे को डिलीरियम है, तो ऐसे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए हमें। कोई भी ऐसे सिम्टम्स आए तुरंत अपने बच्चे को नियर बाय डॉक्टर है, जो नियर बाय पीडियाट्रिशियन है, उसको तुरंत दिखाएं। अभी ताज़ा खबर के मुताबिक यूरोप ने जो ओमिक्रॉन कोविड-19 को एज अ नॉर्मल फ्लू घोषित कर दिया है और वहाँ पर अब मास्क और वैक्सीन भी मैंडेटरी नहीं रही है। तो इन फ्यूचर हम यही देखते हैं कि जो ये ओमिक्रॉन है, कोरोना वायरस है, एक नॉर्मल फ्लू की तरह होगा और हमें जैसे हम बच्चों को इन्फ्लुएंजा वगैरह की वैक्सीन देते हैं तो हमें बच्चों को इस तरह की वैक्सीन भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये नॉर्मली इन्फ्लुएंजा ही है। वायरस क्या है, कोरोना वायरस फैमिली है, उसमें बहुत सारे कोरोना वायरसेस होते हैं। नॉर्मली भी वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं और नॉर्मली वो फ्लू लाइक होते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। 5 से 7 दिन में लोग रिकवर कर जाते हैं, बच्चे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अभी तक जो था कोविड के जो स्ट्रेन थे, कुछ खतरनाक थे, डेल्टा था या अल्फा बीटा थे। अब जो नया जो स्ट्रेन आया ओमिक्रॉन पहले से माइल्ड है, लेकिन ये भी इसका स्प्रेड बहुत तेज है। हो सकता है जो अगले स्ट्रेन्स हैं वो और माइल्ड हो सकता है उनका ट्रांसमिशन रेट भी कम हो। तो कहीं न कहीं हम लोग पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी बीमारी लगातार लंबे समय तक परसिस्ट नहीं कर सकती है, कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन करवाना, अभी कोविड बिहेवियर का पालन करना अभी ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारा देश इतना सक्षम नहीं है कि अगर गलती से ये ओमिक्रॉन वायरस या कोई नया म्यूटेंट आ जाता है और तेज़ी से फैलता है और लोगों के अंदर निमोनिया या आरडीएस करता है, तो हमारे अस्पताल, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है हमारे पास कि इतने सारे लोगों को हम संभाल सकें। हमारी आबादी 135-40 करोड़ है। जो देश यूरोप है, पूरे यूरोप की आबादी इतनी नहीं है। उनका जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर पे वो 15% के आसपास है। हम लोग 1.5% भी नहीं खर्च कर रहे थे, अब 2 से 2.5 की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारा संसाधन है वो इतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। डॉक्टर, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों को कैसे बचाए कोरोना के जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से और कितना खतरनाक है बच्चों के लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देखिए खतरनाक मैंने कहा नहीं, अभी तो खतरनाक नहीं दिख रहा है, बिकॉज माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, बच्चे 7 से 10 दिन में पूरा फुल्ली रिकवर कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई वायरस इलनेस आती है तो बच्चे की भूख कम हो जाती है, बच्चे की एपेटाइट कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, उसका वेट गेन कम हो जाता है, उसकी हाइट में स्टंटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी इन्फेक्शन होता है बच्चों की ग्रोथ को हैम्पर करता ही है। तो इसलिए ओमिक्रॉन बच्चों की ग्रोथ को कम करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि जो खास करके स्पेशल किड्स हैं जिनको डायबिटीज है, जुवेनाइल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, हार्ट में छेद है, ऐसे लोगों को सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चे भर्ती भी हो रहे हैं। तो इसलिए उन बच्चों को बचा के रखना है, उनमें सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, हमें अभी ये नहीं पता कि बच्चे रिकवरी करने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या रिस्पॉन्स होगा। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे डेल्टा के साथ हुआ था कि पोस्ट रिकवरी कुछ उनको प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। तो इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन अच्छा नहीं होता है। माता पिताओं से पूछो, पेरेंट्स से, अगर बच्चा बीमार होता है, जुकाम भी होता है, तब भी उनको दिक्कत होती है। तो हमें इन्फेक्शन के प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए और उसका तरीका यही है कि बच्चों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी हाइजीन जिसको बोलते हैं, खांसते छींकते समय आपको ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन आपको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी। ना ही ये कोविड से बचाएगा बल्कि इसके अतिरिक्त बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से यार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे बचाएगा। बार-बार हाथ धोने से फायदा होगा, अच्छी आदत ये डेवलप होगी। बिल्कुल, फूड पॉइजनिंग कम होगी, टाइफाइड कम होगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये बहुत सारी बीमारियों से फायदा मिलेगा। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तीसरी लहर के लक्षण भले ही हल्के हों, लेकिन हमें इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। अगर आपका बच्चा भी 15 से 18 साल के बीच का है तो उसे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room
than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.